तो हेलो नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा इंसान प्लेटो थे जिनको एक आदर्शवादी थिंकर बोला जाता है। और पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ते हैं आप, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं आप, तो प्लेटो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप बीए में हो चाहे एमए में हो। और उसके बाद आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करें, ये मतलब पीछा नहीं छोड़ते हैं। और बहुत सारी इनका जो थ्योरी है वो आज भी यूजफुल है, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि प्लेटो के बारे में कि इन्होंने क्या न्याय का सिद्धांत दिया, इन्होंने महिलाओं के बारे में क्या कहा, इन्होंने मतलब शिक्षा का एक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो गार्जियन क्लास होगा, अभी गार्जियन क्लास क्या होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे इसी वीडियो में आपको। इन्होंने ये बताया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो अपनी वाइफ नहीं रख सकते, और साथ ही साथ वो अपना कोई उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होने वाली, सब एक ही में यूज होगा। सब क्या है सब देखेंगे हम। और ये जो नोट्स है आपको कहाँ से डाउनलोड करनी, फ्री में मिल जाएगी आपको, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आप बने थे यानी कि अच्छी बात है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए जो प्लेटो थे ना, इनका जन्म हुआ था 427 बीसी में। अब ये बीसीई क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, है ना, या फिर बिफोर क्रिस्ट। तब ये 427 बीसी में इस तरह से आप देखिए बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन एक मिनट अपने उन भाइयों के लिए थोड़ा सा दे दीजिए। आप एक मिनट वीडियो चाहे स्किप कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। तो आपको बता दें कि जैसे अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो इससे आप 2025 साल पीछे चले जाइए, तो वहाँ पे हुआ था जीसस जो क्रिस्ट हैं उनका जन्म। अब क्राइस्ट का यहाँ पे जन्म हुआ, तो उसके भी तो वहाँ से हम लोग डेट मानते हैं कि हाँ 1 2 इस तरह से। अब आ गया 2025, इसके 427 साल और पीछे चले जाइए, तो उसको बोलेंगे 427 बिफोर क्राइस्ट, मतलब इतने ईयर और पीछे। तो इसीलिए ये जब डेट आती है तो उल्टा, मतलब ये 427। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, यहाँ पे अगर जन्म हो जाता है, इसके पीछे हम जाते हैं 427 साल, तो अब यहाँ पे अगर कि इनका प्लेटो का जन्म हुआ, ये जीसस क्राइस्ट का जन्म था, तो इसके बाद हम फिर यहाँ बढ़ेंगे ना, तो अब इधर आ गए, तो ये 347 बीसी में इनकी डेथ होती है। यानी कि इस तरफ से तो ये 347 होगा ना। तो ये चीज़ आप समझिए इस चीज़ को, ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। आगे भी आप कोई भी पढ़ेंगे, किसी भी थिंकर को पढ़ेंगे, या फिर आप हिस्ट्री वगैरह में, हर जगह आपका ये बहुत, अगर आपको नहीं पता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए, इनका जन्म हुआ था एथेंस ग्रीस, यानी कि यूनान में। ये वहाँ पर क्या था, उस समय पॉपुलर थी डेमोक्रेसी, लेकिन आज की तरह लोकतंत्र वहाँ पे नहीं था कि हाँ भैया जाओ और अपना वोट दे के चले आओ, ये सब नहीं था। तो अब ये क्या था, यहाँ पे 430 से 400 तक, यहाँ पे अगर आप देखिए तो एथेंस का एक तरह से क्या था, बोलबाला था। इन्होंने अपनी एकेडमी की स्थापना की। एकेडमी एक तरह से इनका स्कूल था जो 900 साल तक चलता रहा, और ये शिक्षा में देना चाहते थे और एक योग्य शासक बनाना चाहते थे। अब इनका योग्य शासक इन्होंने ही दिया था, एक फिलोसफर किंग। ये बोलते हैं कि या तो किंग ऐसा हो जिसको फिलॉसफी पता हो, और या तो वो फिलोसफर किंग है ना। तो इस तरह से ये शोध वहाँ पे होता था। एकेडमी में क्या होता था, रिसर्च की जाती थी कि क्या न्याय है, आखिर किस तरह से एक योग्य शासक बन सकता है, इस तरह से मतलब रिसर्च होती थी। साइंस वगैरह की नहीं रिसर्च, मतलब कि आप समझिए रिसर्च होती थी लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इसको कहा जाता है, किसको, एकेडमी को, जो प्लेटो ने खोली थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ पे कि एकेडमी, प्लेटो के स्कूल का क्या नाम था, तो एकेडमी था, एकेडमिया। अब देखिए इसका जो ये वीडियो हम बता रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम कम से कम आपको 50 से 60 70 MCQ उसी वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखे होंगे तभी आप उसको ठीक से कर पाएंगे, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं अब इनके वर्क्स बहुत पूछे जाते हैं जब आप कोई ऐसा कोई एग्जाम देंगे जहाँ पे MCQ आता है पॉलिटिकल साइंस में। यूजीसी नेट हो गया, CUET हो गया, वहाँ पे ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इन्होंने 36 से 38 किताबें लिख डाली। भैया उतने समय मोबाइल तो था नहीं, इंस्टाग्राम रील वगैरह देखते नहीं थे ये। तो ये क्या करते थे, अपना A4 साइज पेपर लाते थे, वही में अपना किताबें वगैरह लिखते थे। और कुछ नहीं लिखे तो इनके जो दास वास, मतलब इनके जो शिष्य थे, वो बाद में लिख दिए। तो सबसे पहले इन्होंने एपोलॉजी लिखा। क्या लिखा, एपोलॉजी। इसमें इन्होंने सॉक्रेटिस, हाँ सुकरात के बारे में आपने सुना होगा, जिनको जहर दे दिया गया था। और क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो यूनान की परंपराएं थे उनके खिलाफ बोलना चाहा था, इसलिए।
तो सुकरात की जो टीचिंग्स थी उसको इन्होंने एपोलॉजीज में बताया। फिर इन्होंने लिखा क्रीटो, फिर इन्होंने लिखा मेनो, फिर फेडो, रिपब्लिक रिपब्लिक में इन्होंने न्याय की बात की, सोफिस्ट लिखा, स्टेट्समैन लिखा, लॉज लिखा। तो ये आपको एकदम रट लेना है कि रात में अगर 1 बजे भी कोई आपको उठाए कि भैया उठो प्लेटो की जरा किताबें बता दो, तो एकदम आपको ये रटी होनी चाहिए। कौन कौन सी किताबें? अपॉलजी, क्रीटो, मेनो, फेडो, रिपब्लिक, जिसमें जस्टिस के बारे में, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लॉ। तो ये आपको किताबें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइंड। प्लेटो बोलते हैं कि ह्यूमन में माइंड होता है। हाँ, तो माइंड जो होता है वो 3 तरह से काम करता है। या तो एक आदमी दिमाग ज़्यादा चलाता है, या तो उसके माइंड में साहस होता है, उसके स्पिरिट होती है, या तो उसके अंदर लालच होता है, एपेटाइट होता है। वो बोलते हैं कि जिसके अंदर जो चीज़ है वो उसी तरह का काम करो ना। ये नहीं कि किसी की तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम लालची बन जाओ, है ना, मतलब कि तुम व्यापार करने लगो। स्पिरिट है जिसके अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलते हैं उसको उसको एक तरह से व्यापार करना चाहिए। स्पिरिट है जिसके अंदर, उसको क्या करना चाहिए? उसको एक तरह से साहसी है तो उसको सैनिक वर्ग में जाना चाहिए। एपेटाइट है जिसके अंदर, उसको क्या करना चाहिए? उसको मेनली व्यापार करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल लार्जर फॉर्म सोसाइटी क्लास। तो सोसाइटी क्लास जो है वो इंडिविजुअल का ही लार्जर फॉर्म है। जब, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर एक लालची लालची तरह के 4 लोग होंगे तो ये एक सोसाइटी भी लालची ही बनेगी। तो ये इनका मानना है कि क्योंकि इंडिविजुअल मतलब कि अगर इंडिविजुअल के अंदर वो क्वालिटी है तो वही सोसाइटी में है, तो इसलिए वही काम करो जो आपका, मतलब कि अंदर आपके वो चीज़ है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी कि न्याय की। ये नहीं बोलते कि न्याय क्या है। ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि न्याय क्या नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपके पास ये है कि आप सीधा पूछें कि इसका आंसर क्या है, यानी कि ताजमहल कहाँ स्थित है। और दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि ताजमहल कहाँ नहीं। 4 ऑप्शन आप दीजिए, 4 में से 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कीजिए कि कहाँ नहीं, तो मतलब एक ऑप्शन जो बचे। तो ये वो चीज़ करते हैं, ये कहते हैं कहाँ क्या नहीं है। निगेटिव पक्ष में न्याय को देखते हैं कि क्या नहीं है। तो जो परंपरावादी ट्रेडिशनल 2 ठो लोग रहते हैं इनके पड़ोसी, तो उनमें एक का नाम रहता है कैपलस और एक का नाम रहता है पॉलीमार्कस। तो कैपलस ये बोलता है कि भैया जो सत्य बोलना है, ऋण चुकाना है, वही एक तरह से क्या है? न्याय है। तो ये क्या था? परंपरावादी ट्रेडिशनल थॉट था कि न्याय क्या है। तो कैपलस बोलते हैं कि जो सत्य है उसी को बोल देना और ऋण चुकाना ही न्याय है। पॉलीमार्कस ये बोलता है मित्र के साथ मित्र और शत्रु के साथ शत्रु। मतलब कि अब देखिए इसको आप याद कैसे रखें। कैपलस, कैपलस। तो देखिए आप ऐसे याद रखिएगा कि कैप 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 होती ना, आप कैप पहनते हैं, ठीक है। कैप जो पहनता है तो वो एक तरीके से अपने आप को जेंटलमैन समझता है, और जेंटलमैन हमेशा क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। तो सत्य बोलना और ऋण चुकाना कैसा है? परंपरावादी। परंपरावादी तो आपको याद रहेगा, ये नॉर्मल से जाता है। तो जो कैप पहनते हैं वो सत्य बोलते हैं, और क्योंकि अब बड़े आदमी हैं सत्य, तो वो ऋण चुका देते हैं। पॉलीमार्कस की बात करें तो मार्कस, मार आ रहा है ना यहाँ पे, तो मित्र को आप पीट देते हैं और शत्रु को तो पीटते ही हैं। तो मित्र के साथ मित्र और शत्रु के साथ भी शत्रु, ये क्या है? ये आपके बोलते हैं पॉलीमार्कस, मतलब मार्कस, ठीक है। फिर आते हैं उग्रवादी। उग्रवादी हैं जो थोड़े रेडिकल हैं, तो उनका क्या है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय। उग्र है ना तो शक्ति को दिखाएगा। तो ये थ्रेसी मेकर्स, थ्रेस आप समझते हैं? थ्रेस, गाड़ियों में थ्रेस होता है, तो थ्रेस क्या? थोड़ा सा पावरफुल, जिसमें पावर है तो वही शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये कौन बोलता है? थ्रेसी मेकर्स। और ये उग्रवादी थे। फिर आते हैं प्रैग्मेटिक, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी में है ग्लूकॉन। ग्लूकॉन ये बोलते हैं न्याय कमजोर की आवश्यकता है, यानी कि जो कमजोर हैं वो ये बोलते हैं कि उन्हीं को न्याय की जरूरत पड़ती है। तो उग्रवादी आप समझ रहे हैं, सॉरी व्यवहारवादी आप समझ रहे हैं, प्रैग्मेटिक यानी कि ग्लूकॉन। अब ग्लूकॉन ये बोलते हैं कि न्याय, तो देखिए न्याय कमजोर की आवश्यकता है। तो ग्लूकॉन डी कब आप पीते हैं? जब आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो ग्लूकॉन डी आप पीते हैं जब आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो न्याय आपको चाहिए ना तब, तो कमजोर की आवश्यकता है, ये तो न्याय के लिए दिया गया। हाँ, अब आप जब स्ट्रांग बनेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे, तब आपका सबके साथ व्यवहार अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिए एकदम। अब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल में आते हैं, कैपलस कैप लगा के सत्य बोलना है और ऋण चुका देना है। पॉलीमार्कस मारना है मित्र को भी शत्रु को भी। उग्रवादी रेडिकल ये बोलते हैं कि जो
शक्तिशाली उसका हित ही न्याय है। और व्यवहारवादी प्रैग्मेटिक जो होते हैं, ग्लूकॉन कमज़ोर की आवश्यकता है, यानी कि ग्लूकॉन डी जो होती है कमज़ोर की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं न्याय की विशेषताएं। ये न्याय में विशेषताएं ये बताते हैं कि जो न्याय है तभी है। अब ये अपना बोलते हैं, पहले तो ये बात हो गई, ये कहते हैं ये कुछ गलत है, ये सब गलत है, मतलब कि इनके अनुसार ये सब जो इनके पड़ोसी अड़ोसी दोस्त वगैरह ये सब बता रहे थे ये सब गलत था। अभी बोलते हैं न्याय आखिर है क्या, ये बोलते हैं जो भी जिसका काम है वही काम अपना करे। जैसा अभी हमने आपको बताया था ना, रीजन स्पिरिट और एपेटाइट, यानी कि बुद्धि विवेक और आपका तृष्णा, ये सब जो है जिसके अंदर जो चीज़ है वो अपना वही काम करे, तो वही असली न्याय है। और दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करो, हस्तक्षेप। तो इससे क्या होगा, इसमें विशेषता रहेगी, आप स्पेसिफिक काम के लिए बने तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे। हारमोनी रहेगी, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा तो चीज़ें सही ढंग से चलती रहेंगी। तो ये चीज़ है। इसके बाद ये जो इनके ऊपर अगर हम देखें तो किसका किसका इन्फ्लुएंस रहा, मतलब किसका किसका प्रभाव रहा, बहुत ये क्वेश्चन पूछता है। तो इनके ऊपर सॉक्रेटिस का प्रभाव रहा, यानी सुकरात का। सुकरात क्योंकि बोलते थे वर्च्यू इज नॉलेज, यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है। अगर आपके अंदर अच्छा गुण है तभी वो असली ज्ञान है। थ्योरी ऑफ आइडिया, विचार प्रत्यक्ष सिद्धांत, यानी कि जो मेन चीज़ है वो विचार है, विचार ही आपको बनाता है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष आइडिया जिसकी तुलना में कोई नहीं, भगवान कोई नहीं है ना। तो ये बोलते हैं आइडिया के अगर हम देखें तो तुलना में कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में बात करते हैं कि तुलना, हर चीज़ की तुलना में कोई ना कोई है, जैसे काला और गोरा। लेकिन क्या है कि जो आइडिया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सत्य के संबंध में इनके जो विचार हैं वो हेराक्लाइटस से आए हैं, और वो ये बोलते थे कि सत्य परिवर्तनशील है। और पैरामेडिज बोलते हैं इसकी सत्य स्थायी है, लेकिन प्लेटो बोलते हैं सत्य स्थायी है, और ये बोलते हैं कि सत्य की परछाई परिवर्तनशील है। तो ये बोलते थे, जैसे अब इसको समझिए, सत्य के संबंध में दो विचार पहले थे। हेराक्लाइटस ये बोलते थे कि सत्य चेंज हो जाता है, मतलब सत्य चेंज हो सकता है। पैरामेडिज ये बोलते थे कि सत्य जो है स्थायी है, लेकिन प्लेटो ये बोलते हैं कि सत्य स्थायी है लेकिन उसकी जो परछाई है वो परिवर्तनशील है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये बोलते हैं सोल एजम्पशन। ये जैसा कि अभी हमने बताया कि सोल के बारे में ये बोलते हैं विवेक होता है, साहस होता है और वासना होती है, इसी अनुसार लोगों को काम करना चाहिए। अब बहुत को हम यहाँ पे मेन पॉइंट आपके लिए लिख कर आए हैं। तो एक जो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अध्ययन पद्धति की अगर बात करें तो अध्ययन पद्धति में आप अगर देखें तो प्लेटो पहले तो देखिए दो तरह की अध्ययन पद्धति होती हैं। अब कौन कौन सी ये दो अध्ययन पद्धति होती हैं इनको समझते हैं। दो अध्ययन पद्धति में होता है, एक होता है इंडक्टिव यानी आगमनात्मक, और एक होता है निगमनात्मक यानी इंडक्टिव। तो अब जो आगमनात्मक होती है इसमें क्या होता है, विशेष से सामान्य केवल इंडक्ट कर रहे हैं आप, डिडक्ट नहीं। डिडक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, चीज़ों को काटना, छोटा करना। यहाँ पे क्या होता है कि विशेष से सामान्य, मतलब कि पहले छोटे छोटे कोई फॉर्मूले हैं, है ना, जैसे 2+2 हमने सीख लिया, 2-2 हमने सीख लिया, 2 × 2 सीख लिया। इसके बाद अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन बड़ा सा लगाएं और इन सब का यूज उसमें कर दें। तो ये क्या है, विशेष हमने कोई छोटी छोटी चीज़ सीखी और उसको एक बड़ी प्रॉब्लम में लगा दिया, सामान्य में लगा दिया। ठीक है, विशेष से सामान्य। नेक्स्ट आता है निगमनात्मक, मतलब कि एक बड़ा चीज़ हमने सोच लिया, उसी को अब हम तोड़ तोड़ के लगा रहे हैं, यानी कि उसका निगमन कर रहे हैं। तो ये डिडक्टिव। तो प्लेटो जो यूज करते थे वो इसी को यूज करते थे। आप कैसे, देखिए प्लेटो ने जैसे एक बार सोच लिया कि हाँ पूरे राज्य को में ऐसा आदर्श होना चाहिए, अब वो उसी चीज़ को एक परिवार में भी अपनाना चाहते हैं, उसी चीज़ को एक छोटे लेवल पे भी करना चाहते हैं। तो क्या एक बड़ा को सोच के छोटे पे, सामान्य को सोच के विशेष पे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि हाँ क्या होता है आगमनात्मक और बीसी उदाहरण के साथ आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइएगा। हम आपको डिटेल्ड वीडियो 5 से 10 मिनट की केवल इसी पे बना देंगे, लेकिन अभी हम इसको और टाइम नहीं दे सकते क्योंकि अभी ये टॉपिक और बड़ा है और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है दूसरे लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें बहुत पहले से आती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए प्लेटो के न्याय की कुछ आलोचना होती हैं। देखिए प्लेटो ने जैसे न्याय दिया कि अपना अपना काम कर लो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करो। तो प्लेटो की अब कोई आलोचना करेगा तो प्लेटो की आलोचना ये होती है कि प्लेटो का न्याय कानूनी परिभाषा के अनुरूप नहीं है, मतलब इसमें कोई कानूनी बात ही नहीं कही गई है। ये क्या बात हुई कि अपना काम कर लो, इस तरह से मतलब लोग हैं कहने वाले हैं तो उनकी आलोचना करते हैं।
आधुनिक समाज के अनुरूप नहीं है। मतलब कि आज के टाइम पे बहुत सारी 20 प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे 20 काम है, तो केवल ये सैनिक और व्यापार यही तो है नहीं, बहुत सारे काम है, तो आज के हिसाब से इनमें सही नहीं है। मतलब ये अलग अलग लोगों ने बोला है। एकाधिकार को बढ़ावा, इससे क्या होगा कि मतलब कि जो व्यापारी है तो वो व्यापार करेगा और उसका कोई टक्करी में है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब इनके बारे में कुछ जो जैसे कि वो रहे थिंकर्स रहे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर कार्ल पापर पापर ये बोलते हैं कि विशेषाधिकार का अभाव ही न्याय है, जबकि प्लेटो विशेषाधिकार की बात करता है। यानी कि मेनली ये बोलते हैं पापड़ पापड़ में आप ये ऐसे याद रखिएगा, सबका अधिकार होता है जब विशेषाधिकार की बात, मतलब कि जब होली में पापड़ बनते हैं तो सब लोग खाते हैं, सबका अधिकार होता है पापड़ खाने में, है ना। तो अब ये तो ट्रिक थी। विशेषाधिकार का अभाव ही न्याय है, यानी कि अगर आप ऐसे बोलें कि अगर किसी को हमने विशेषाधिकार दे दिए इन दो लोगों को और इनको नॉर्मल अधिकार है, तो मतलब कि ये न्याय कैसे हो गया। तो वही चीज़ ये बोलते हैं कि विशेषाधिकार को कम कर दो, मतलब कि सब समान हो तभी न्याय है। लेकिन एक तरह से प्लेटो तो किसी को विशेषाधिकार दे रहे हैं ना, यानी कि जो राजा हो गया तो वो तो विशेष अधिकार ले रहा है, तो ये बात करते हैं। बारकर बोलते हैं कर्तव्यों तक सीमित है, मतलब इनका न्याय बस कर्तव्य तक सीमित है, बाकी कोई चोरी किया क्या किया वहां तक जाता ही नहीं है इनका न्याय। सेबाइन की बात करते हैं तो सेबाइन ये बोलते हैं, तो बारकर से आप कर आप मतलब याद रखिए, कर यानी हाथों से कर्तव्य, कर से कर्तव्य, बारकर कर्तव्यों तक सीमित। सेबाइन। इसके बाद हम जो एमसीक्यू की वीडियो लाएंगे, अगर आपकी अभी कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं ना याद नहीं हो रही हैं, आप इस बात का यकीन मानिए कि आप एमसीक्यू की जब वीडियो आएगी तो 60 में से 50 एमसीक्यू जरूर कर पाएंगे, और वो जो 10 एमसीक्यू आप नहीं कर पाए तो एक बार फिर से इस वीडियो को 2x पे देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा और वीडियो पे बने रहिए, आपको चीज़ें आएंगी, और एमसीक्यू जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ यकीन होगी कि नहीं आपने कुछ किया है। चलिए, सेबाइन ये कहते हैं कि काल्पनिक, आत्मपरक, जड़, अनैतिक और निष्क्रिय, मतलब ये बोलते हैं कि ये जो बोल रहे हैं सब काल्पनिक है, आत्मपलक परक है, बस खुद को देख लिया ऐसा, और जड़ है मतलब कि अनैतिक है, कोई भी ये बात बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा पर विचार। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा पर इनके क्या विचार थे। तो देखिए इसमें जो ईयर दिया गया, एज दिया गया, तो यहाँ पर हमने जो एक मोटा मोटा हम एज बोल सकते हैं वो लिखी गई। बहुत सारी बुक्स में इधर उधर 18, किसी में 25, किसी में 22, इस तरह से होता है इधर उधर, लेकिन आप मेन 20-30 वाला अगर लेके चलेंगे तो आपको एक अंदाजा रहेगा। तो 3 लेवल में ये बांटते हैं। 10 से 20 साल तक ये अनिवार्य शिक्षा बोलते हैं, सबके लिए है। ये बोलते हैं इस एज में जिम्नास्टिक और म्यूजिक की, मतलब कि उनको योगा ये सब सिखाया जाए और म्यूजिक की शिक्षा दी जाए। फिर एक यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद जो मतलब कि अब यहाँ पे जैसे फेल हो जाएंगे तो उनको बना दिया जाएगा व्यापारी वर्ग में। फिर जो पास हो जाएंगे उनको आगे पढ़ने दिया जाएगा। 20 से 30 साल तक वो पढ़ेंगे, और इसमें उनको मैथमेटिक्स और यहाँ पे क्या होगा कि उनको साइंस पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे फिर से एग्जाम होगा, जो फेल हो जाएंगे वो बन जाएंगे हमारे सोल्जर, और जो पास हो जाएंगे उनको फिर से पढ़ाया जाएगा। और 30 से 35 तक उनको फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर जो पास हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर पास ही हैं वो, तो उनको एक तरह से फिलॉसफी पढ़ा के उनको शासक बनाया जाएगा। लेकिन शासक अभी 35 वर्ष में वो बन नहीं जाएंगे, और 35 वर्ष के बाद फिर उनको 15 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि अपना राज्य वगैरह देखेंगे, और वहाँ पे वो राजा बनने की ट्रेनिंग लेंगे 15 साल तक। मतलब कि आधा से ज़्यादा जीवन तो उसका इसी में चला जाएगा अगर किसी को राजा बनना है। लेकिन हाँ, ये राजा कोई भी बन सकता था, महिलाएं भी बन सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका हकदार है। तो ये प्लेटो का मानना था। तो मैकियावेली ये लिखते हैं कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो रिपब्लिक में मेनली किसकी बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, जो प्लेटो ने दी थी। अब फिलोसफर किंग और क्वीन, देखिए बुक्स में ज़्यादातर किंग की बात होती है, लेकिन क्वीन की भी वो बात करते हैं कि लड़कियां, औरतें भी फिलोसफर क्वीन बन सकती थी, बस वो पढ़ें लिखें ध्यान से। तो मोनार्की में अगर हम बात करें तो वो बोलते हैं शुद्ध फॉर्म था, डेमोक्रेसी भ्रष्ट फॉर्म है। तो उनके हिसाब से मोनार्की अच्छा है, राजा वाला अच्छा बात है। तो क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी में थोड़ा अपने उनके टाइम में डेमोक्रेसी थी, जैसा कि हमने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, इसलिए वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। इनके विचार में क्या था, आइडिया जो है वो परम सत्य है,
और लॉज नहीं, इनके हिसाब से आइडिया मेन है और कानून जो है वो तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये मानते थे। इसके बाद लास्ट में अच्छा ये क्या होगा, इनके विचारों में परिवर्तन हो जाएगा जब इनको एक तरीके सैयारा तो वो जब इनको ठोकर लगेगी तो फिर इसके बाद ये मतलब इनके विचारों में चेंज आएगा, तब ये लास्ट में द लॉज लिखेंगे, फिर बताएंगे नहीं कानून वगैरह भी ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं। इनके दंड की बात करें तो ये बोलते हैं कि साम्यवाद भ्रष्टाचार को रोकेगा, मतलब कि और परिवार और संपत्ति का। तो ये क्या बोलते हैं कि साम्यवाद की स्थापना, एक कम्युनिस्ट जो अपना लाते हैं। जैसा हमने बताया था कि कोई एक जो गार्जियन क्लास होगा उसकी कोई एक वाइफ नहीं होगी, है ना, मतलब और जो बच्चे होंगे तो कहीं मतलब कि वो एक जगह पे नहीं रहेंगे, उनको अलग कर दिया जाएगा पेरेंट्स से, ताकि मोह ना हो, ताकि वो परिवार होगा तो प्रॉपर्टी आदमी रखना चाहेगा, प्रॉपर्टी होगी तो भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मेनली परिवार और संपत्ति का क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। लक्ष्य की बात करें तो इनका भ्रष्टाचार को कम करना था, महिलाओं को घर की चार दीवारों से बाहर निकालना था और शासक वर्ग को मुंह से मुक्त करना था, न्याय स्थापित करना था और कर्तव्यों के पालन पर जोर देना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलोचना की। तो इनकी बहुत आलोचना हुई। सबसे ज़्यादा जो इनके स्टूडेंट थे अरस्तु, अरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वही गरियाते हैं इनको। अरस्तु ये बोलते हैं कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा दूर का रिश्तेदार होना चाहिए। ये बोलते हैं कि इनका अगर पुत्र हो जाओ तो ये तो कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, ये तो अलग कर देंगे, इससे अच्छा रिश्तेदार रहो तो दूरी से अपना दुआ सलाम होता रहेगा। आलोचना की बात करें तो मैक्सी ये बोलते हैं कि ये एक काल्पनिक विचारक हैं, बस कल्पना की दुनिया में रहते तो कुछ सही इनका हो नहीं पाया। हन्ना अरेंट बोलते हैं कि फांसीवाद का प्रणेता पॉपर रसेल और जो प्रॉपमैन भी यही बोलते हैं। बारकर के बोलते हैं त्याग की मांग सर्वश्रेष्ठ से की गई है, मतलब कि जो त्याग है वो जो सर्वश्रेष्ठ है उससे बोला गया कि त्याग करो करो तभी तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तो ये सब आलोचनाएं आपको एक बार फिर से देख लेना, कहीं पे लिख लेना एकदम कि याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सीधा एक लाइन पूछता और पूछता है कि ये किसने कहा प्लेटो के बारे में। कॉल गॉग ने ये बोला कि प्लेटो विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण बताने का प्रयास करता है। सेवाइन ने रिपब्लिक को कल्पनावाद माना और रिपब्लिक क्या है, इनकी एक बुक का नाम है किसकी, प्लेटो की। अब एलेग्री ऑफ केव, ये क्या है, एलेग्री ऑफ केव ये बोलते हैं एक ये गुफा बताते हैं, ये एक गुफा बताते हैं और बोलते हैं कि ये गुफा है, यहाँ पे एक पत्थर है और इसमें यहाँ पे एक आदमी बंधा हुआ है, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है और यहाँ पे एक कुछ है, तो इसका क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी से यहाँ पे परछाई पड़ रही है, तो इसको और ये बहुत दिन से बंधा हुआ है, मतलब कि इसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो इनका ये मानना है कि ये जब इधर ही देख रहा है तो इसको लगेगा असली दुनिया यही है। तो इनका ये मानना है कि असली इसको ये दुनिया लग रही है, तो इसको रियलिटी बाहर की पता ही नहीं है। तो क्या है कि इसके लिए बस यही दुनिया इसको लगता है कि हाँ यहाँ से पक्षी उड़ता है तो इसकी परछाई को ये देखता है, तो इसको ये लग रहा है कि हाँ यही रियल दुनिया है और पक्षी भी इसी तरह का काला काला होता है, सब इस तरह। तो ये क्या है, ये जो इंसान है ये कहते हैं ये नॉर्मल पीपुल है जो कि अंधकार में है और जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है, उसको रियलिटी जानने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो यहाँ से इनका आता है, इसी एलेग्री ऑफ क्यों से आता है थ्योरी ऑफ आइडिया, डिवाइडेड लाइन, इनवर्ड आइज, नॉलेज ऑफ वर्च्यू और शैडो। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ आइडिया आपने को समझ में आया कि विचार क्या है, विचार क्या है कि एक तरीके से वो रियल है, तो विचार किस तरीके से अपने अंदर आ रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं। डिवाइडेड लाइन क्या है, यही जो बीच में पत्थर बना हुआ है, इनवर्ड आइज जो हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, और नॉलेज ऑफ वर्च्यू और ज्ञान से इसको हम, ये जो शैडो है इसका, और जो डिवाइडेड लाइन इसको बांट रही है इसके बीच में क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मेनली क्वेश्चन आता है एलेग्री ऑफ केव किसने दिया, तो आप सीधा टिक कीजिएगा प्लेटो ने दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथ ऑफ मेटल्स, धातुओं के मिथक की। तो ये बोलते हैं कि सबके खून में अलग अलग धातु हैं, तो उसी तरीके क्या है कि किसी के गोल्ड है, किसी के में सिल्वर है, किसी के में ब्रोंज है। ये बोलते हैं जिसके में, अब वही चीज़ फिर से ये कनेक्ट करते हैं कि ये मिथ ऑफ मेटल्स में यही चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर गोल्ड है तो वो क्या बने, वो राजा बने, जिसके अंदर सिल्वर है वो सैनिक बने, और जिसके अंदर ब्रोंज है वो व्यापारी बने। तो सब लोग अपना अपना कार्य करें, वही चीज़ घूम फिर के बोलते हैं। उत्कृष्ट झूठ या शाही झूठ में ये बोलते हैं वैसा झूठ जो समाज की भलाई के लिए, तो उसको बोला जाता सकता है। मतलब ये कहते हैं कि झूठ बोले राजा, अगर समाज की भलाई के लिए झूठ भी बोलना चाहे तो गलत नहीं है वो काम।
तो नीत्शे जो होते हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। वो बोलते हैं झूठ अन्याय समाज का निर्माण करता है। अगर राजा झूठ बोलेगा तो इस तरीके से तो अन्याय होने लगे। अन्याय किस तरीके से होगा कि अब राजा झूठ बोल रहा है, वो बहुत सारे भ्रष्टाचार करने लगे, बहुत सारी चीज़ें। और कार्ल पॉपर बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के विरुद्ध है, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होगा, स्वतंत्रता में अड़चन आएगी और समानता जो है वो भी, उसमें भी एक तरीके से रुकावट आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बुक्स की। अब हम आगे केवल बुक्स की बात करेंगे। तो ये जो फैक्चुअल पूरा होने वाला है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर था, अगर आपको फैक्ट याद है तो आप यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब हम ट्रिक्स का मेनली यूज करेंगे प्लेटो की। तो अब हम मेनली जो ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं। तो अब जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए थे, तो ये एक तरीके से उनके लिए बोनस पॉइंट है। अगर आप भी इस वीडियो में अभी तक थे तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा यस। तो ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिक्स का। बहुत ही शानदार और धमाकेदार, बस 5 मिनट से 10 मिनट में आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, बने रहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे हम, तो जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो जैसे रिपब्लिक हो गई, तो रिपब्लिक स्टेट्समैन हो गई, तो इसको इन्होंने रिपब्लिक के 10 से 15 साल बाद लिखा था। अभी हम रिपब्लिक के बारे में भी देखेंगे। तो रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राजा के पास है। जैसा अभी इन्होंने बताया ना कि झूठ वूठ बोल सकते हो, तो इन्होंने कहा रिपब्लिक में ये कथा कि संप्रभुता जो है वो दार्शनिक राजा के पास है। स्टेट्समैन में राज मर्मज्ञ के पास, इसी में राज्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया। और अरस्तु ने भी राज्य का वर्गीकरण स्टेटमेंट से लिया है। ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी और ये इस तरीके से अलग अलग वो होते हैं, तो ये उसी में बताते हैं। किसमें? स्टेट्समैन। तो स्टेट से आप समझ रहे हैं ना, स्टेट यानी राज्यों का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन आता है राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो की किस बुक में है, तो आप बताइएगा स्टेट्समैन में। इसके बाद आपका टाइनियस में है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज टू स्फीयर ऑफ एथिक्स। ये जो आइडिया का थ्योरी इन्होंने दिया था ना, इसको एथिक्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये आपका कहाँ पे करते हैं ये, अच्छा इसको ये फिलेबस में करते हैं। किसमें? फिलेबस में। इसमें ये बोलते हैं प्लेजर वर्सेस नॉलेज डिबेट होती है। और जो टिमेयस में ये द स्फीयर ऑफ फिजिक्स, टिमेयस में ये क्या, टाइम आप फिजिक्स से कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। का टाइम फिजिक्स में, तो द स्फीयर ऑफ फिजिक्स किसमें? टाइमियस में। और फेलेबस में क्या है, इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, तो और आइडियाज को एथिक्स से, तो इन्होंने फेलेबस में जोड़ा है। तो फिलेबस को आइडियाज को एथिक्स से जोड़ा, और जो टाइमियस में है स्फीयर ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड है। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ, एक मिनट, ये बहुत गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये सब PYQ का है पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा साइड में जो नोट्स हैं इनको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, आपको बता दें, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में नोट्स लिखिएगा, तो आपको हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ का लिंक दे देंगे। वहाँ पे ये जो नोट्स अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। द लॉज में इन्होंने डायलेक्टिकल मेथड बताया, और द लॉज 12 भागों में है। तो पहले 2 भागों में संगीत और नृत्य की बात की गई है। तीसरे में राज्य का इतिहास की बात की गई है। फोर्थ में फंडामेंटल लॉज की बात की गई। फिफ्थ और एट्थ में लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलेशन की बात हुई है। 9th और 11th में सिविल एंड क्रिमिनल लॉज की बात हुई है। 12th में जो है नॉक्टर्नल काउंसिल की बात हुई है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नॉक्टर्नल काउंसिल की बात किसने की है, तो किसने? प्लेटो ने की। सरकारी अधिकारियों का दंड, यानी कि एक तरीके से अगर सरकारी, नॉक्टर्नल काउंसिल क्या होती है, अगर सरकारी अधिकारी भी कोई गलती कर देते हैं तो उनके खिलाफ भी किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, ये नॉक्टर्नल काउंसिल डिसाइड करती है। चलिए, अब यहाँ पे 3 जो एक पार्ट है ना, 12 भाग थे द लॉज में, और यहाँ पे 3 पार्ट है ना। और इसके बाद, अच्छा 3 पात्र हैं इसमें, सॉरी। इसमें एक बिना नाम का एथेंस वासी है, एक मैगलिस और एक क्लीनियस है। सीधा क्वेश्चन आता है कि, और ये इनकी लास्ट बुक थी, तो इनमें सीधा क्वेश्चन आता है कि जो द लॉज है उसमें से, इनमें से कौन सा एक तरीके से पार्ट था उसका, तो मैगलिस, क्लीनियस, और एक उसका नाम नहीं था, वो एथेंस का कोई निवासी था। रिपब्लिक में इन्होंने सबसे पहले आदर्श राज्य की बात की, गुफा का सिद्धांत, एलजेरी ऑफ केव दिया, 10 अध्याय में इसको विभाजित किया। द सिंपोजियम में प्रेम की प्रकृति और इसका महत्व के बारे में बात किया है कि प्रेम क्या है, ये सब बताया इन्होंने, मतलब प्रेम के बारे में बात की। द सिंपोजियम में, सिंपोजियम है ना, तो वहाँ से आप पोज आप कब करते हैं, जब आप एक तरीके से वहाँ, अरे आप क्या होता है वो परपोज है ना, पोज,
परपोज तो लव में, तो लव की प्रकृति कहाँ पे, सिम्पोज तो प्रपोज, ठीक है, पोज पोज याद रखिएगा। एपोलॉजी में सुकरात की न्यायालय में दी गई अपील और उनका दर्शन के प्रति समर्पण को दिखाते हैं ये, तो एपोलॉजी में सुकरात की अपील, ठीक है। फेडो में आत्मा की अमरता और मृत्यु के प्रति दार्शनिक विचार, ये बताते हैं कि आत्मा की अमरता क्या है, आत्मा कभी मरती नहीं, और मृत्यु के प्रति भी ये थोड़ा सा अपने दार्शनिक विचार देते हैं, किसमें, फेडो में। द मेनो में ये क्या बोलते हैं, क्या सद्गुण सिखाई जा सकती है, पुनः स्मरण का विचार, तो ये बोलते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ बिगड़ गए हैं तो उनको हम फिर से लाइन पे ला सकते हैं, ये सब द मेनो में, ठीक है, मेन बना दो उसको। प्लेटो के लिए कोट्स की अगर हम बात करें तो आदर्श राज्य प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक खोज है, ये बोलते हैं इमर्सन। प्लेटो ही दर्शन था और दर्शन ही प्लेटो, मतलब कि इमर्सन ये बोलते हैं कि जैसे एकदम सन है उनके, और इमर्सन ये बोल देते हैं कि प्लेटो ही दर्शन, मतलब दर्शन प्लेटो के बिना है ही नहीं और दर्शन ही प्लेटो था, ठीक है। पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा या फिर प्लेटो विरोधी पर गैर प्लेटोवादी शायद ही रहा, तो ये कार्ल पॉपर बोलते हैं कि या तो प्लेटो से कहीं ना कहीं जो पश्चिमी थिंकर थे वो रिलेटेड थे, या फिर थिंकिंग थी वो रिलेटेड थी, चाहे वो प्लेटो की आलोचना करें या फिर प्लेटो का समर्थन करें, लेकिन रिलेटेड वो प्लेटो से ही थी, मतलब है नहीं, ठुकराओगे ठुकरा दो हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आप अभी तक थे, और वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी वीडियो लाते रहें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लेटो को लोकतंत्र की क्या बोलते हैं, एक तरह से अतिवादी प्रवृत्ति से घृणा थी, ना कि सामान्य लोकतंत्र से। प्लेटो का मानना था कि एकदम लोकतंत्र ऐसा भी ना आ जाए कि जो एकदम काम का नहीं वो भी वो कर रहा है, वोट दे रहा है, तो ये बोलते हैं अति जब आ जाता है लोकतंत्र का तो वो भी दिक्कत, भ्रष्टाचार वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो सामान्य लोकतंत्र की बात करते हैं, ये मैकलगिन बोलते हैं, मैकलवेन। और इसके बाद हम नोट्स की बात करते हैं जो PYQ से मैंने लास्ट में एकदम इस नोट्स में लिखा है, और ये लास्ट पेज है इस PDF का। तो PDF हमने बता दिया, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्लेटो ने कला और काव्य को राज्य से निर्वासित करने की बात कही है, मतलब किसने बात कही है, प्लेटो ने कहा कि कला और ये सब क्या चीज़ है यार, बेफालतू का काम है, तो ये इनका मानना था, मेरा नहीं, प्लीज़ प्लेटो को बगा लीजिए, हमें नहीं। प्लेटो के अनुसार गार्जियन को करेज गुण चाहिए क्योंकि उनका काम राज्य की रक्षा करना है, तो प्लेटो के अनुसार गार्जियन को क्या चाहिए, गुण चाहिए, है ना, और करेज गुण चाहिए गार्जियन क्लास को, है ना, जो उनके सैनिक वर्ग हैं उनको, क्योंकि राज्य की रक्षा करना है। प्लेटो के अनुसार स्टेट इंडिविजुअल सोल के समान है, तो किसके समान है, स्टेट जो है वो एक तरीके से आत्मा के समान है। प्लेटो के अनुसार स्टेट का उदय इकोनॉमिक नीड्स की वजह से होता है, तो प्लेटो और आप इंडिया में अगर बात करें तो चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, इन दोनों लोगों का मानना था कि इकोनॉमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टेट का उदय इसी वजह से हुआ है। प्लेटो ने रिपब्लिक में 4 राज्य के पतन की एक क्रमिक श्रृंखला बताई है, जिसमें एक आदर्श राज्य और अरिस्टोक्रेसी धीरे धीरे निम्नतर स्तर तक बदलती है। तो बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी एक तरह से आदर्श होते हैं, फिर क्या होता है, टीमोक्रेसी आती है जहाँ पर सम्मान और सैन्य शक्ति का शासन आ जाता है। टीमोक्रेसी के बाद ओलिगार्की आती है, धनिकों का शासन आ जाता है। इसके बाद डेमोक्रेसी आती है जिसमें कि स्वतंत्रता और समानता की अधिकता कमजोर अनुशासन आ जाता है यहाँ पे। और सबसे जो बेकार आ जाता है टायरनी, जब लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है तब कोई व्यक्ति सत्ता हथिया लेता है और शासक बन जाता है, और ये सबसे निचला स्तर हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्लेटो को बहुत ही कम समय में ख़त्म करने की कोशिश की है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने बताने की कोशिश की। इस वीडियो के बाद हम प्लेटो के विचारों को पढ़ चुके हैं, अब हम प्लेटो के MCQ सॉल्व करेंगे, उसकी वीडियो आपको इसके तुरंत बाद देखने को मिल जाएगी। और प्लेटो के बाद फिर हम इन विचारकों को पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, फ्रांसिस फेनोन, मैरी वाटसन, क्रिक्स, जॉन रॉल्स, हैना अरेंड, माओ जेडोंग और कन्फ्यूशियस। इसके बाद भी अगर कोई विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बच जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उनको भी हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो ज़रूर दीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा चैनल नया है तो शायद कुछ कमियां भी रही हों, उनको भी सुधारेंगे।
आशा करते हैं आपको फिर भी हमारा प्रयास छोटा सा अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।